सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग एसएसटी बाय नीरज कांत में स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर को लेकर के आऊंगा, तो मैं सेकंड चैप्टर के साथ आपके सामने हूं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, I would like to emphasize upon certain things. I ensure you, if you will follow my instructions and my guideline, what I am telling you, what is the best way to learn SST, then if you will follow it, then you will find the SST will become a fun for you. So, सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठेंगे। आप साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको लिखेंगे। जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप वीडियो को बैक में ड्रैग करेंगे और उसको दोबारा से सुनेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब तक कोई एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आप आगे की तरफ नहीं जाएंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, उसके बावजूद भी कोई समस्या शेष रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपको ये भाषा समझ में नहीं आई। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपकी जो वर्ड है वो थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया कि वर्ड्स को थोड़ा बड़ा लिखा और क्लियर करने का प्रयास किया। किसी ने मुझे बताया कि जो वॉइस है उसकी क्वालिटी जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मैंने उसको प्रयास किया है करने का। और किसी ने मुझे बताया कि थोड़ा सा आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि दोनों भाषाओं का समन्वय ठीक हो, कॉर्लेशन ठीक हो। हालांकि मैंने इस बात को बता दिया था कि मेरा जोर इस बात पर रहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो इसलिए भाषा को आप प्रॉब्लम ना आने दें। फिर भी कोई समस्या आती है तो वहां पर लिखें। और मेरे पढ़ाने के पश्चात 48 आवर्स के अंदर आप लिटरेचर को, अपने बुक को जरूर पढ़ लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर फेडरलिज्म। हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का दूसरा अध्याय है फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में संघवाद कहा जाता है। इस अध्याय के अंदर हम ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी है, 6 बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन बातों को हम लोग करेंगे। 6 बात को एम्फसाइज करेंगे। आप इनको लिख ले, वन बाय वन इसको करेंगे। सबसे पहले तो हम फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय फेडरलिज्म, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, हाउ टू डिफाइन फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है, संघवाद से क्या अभिप्राय है, उसको करेंगे। उसके बाद उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसके बाद उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म करेंगे तो इसकी 7 महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। संघवाद के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत एक संघीय देश है, हम किस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, उसके बारे में बताएंगे कि किन आधारों पर, किस बेस पर हम लोग भारत को एक फेडरल कंट्री के रूप में जानते हैं। उसके बाद आएगा कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड। दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। And then decentralization of India. What steps have been taken by the government of India to make India decentralized country, where the concern of the power, जहां तक शक्तियों का सवाल है, भारत को में शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से हम इन 6 बातों को इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद सबसे पहला जो हमारा है कि व्हाट वी मीन बाय फेडरलिज्म, इसको हम लोग करेंगे कि फेडरलिज्म से हम लोग क्या समझते हैं। दोनों भाषाओं में इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने से पहले हमें 2 शब्दों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, यूनिटरी, ठीक है, और दूसरा है फेडरल। यूनिटरी और दूसरा है फेडरल। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो यूनिटरी है, यूनिटरी शब्द को हिंदी में कहा जाता है एकात्मक, और फेडरल को कहा जाता है संघ या संघीय। बड़े साधारण तरीके से इसको हम समझ सकते हैं
कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एकात्मक तरह की सरकार क्या होती है, जब सारी पावर्स को, सारी शक्तियों को केंद्र में रख लिया जाता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण नहीं होता है, शक्तियों को अपने घटक इकाइयों में नहीं बांटा जाता है, उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन पावर इज टोटली सेंट्रलाइज्ड एट सेंट्रल लेवल, when there is no distribution of power among the different constituent units, when the entire decision has been taken by the central government, when the central government is not listening to the subordinate governments, when central government is सर्वे सर्वा, that is unitary form of government। इसके ठीक विपरीत संघ या संघीय प्रकार की जो सरकार होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें शक्तियों का समान रूप से वितरण किया जाता है। फेडरल इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कैन टैकल देयर प्रॉब्लम एट देयर ओन, दे कैन डिसीजन एट देयर ओन, because they can understand their problem as well. So it is they only who know the problem, who can take the decision about the problem. So नटशेल में हम कह सकते हैं कि संघ या संघीय सरकार वह होती है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया जाता है, शक्तियों को बांटा जाता है। तो इस तरह से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि इतना बताने मात्र से ही आपको ये समझ में आ गया है। यहां इसके बाद हम करेंगे कि हम फेडरलिज्म शब्द से क्या समझते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, पहला पार्ट है फेडरलिज्म से क्या अभिप्राय है। फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहा जाता है या संघीय सरकार कहा जाता है। तो फेडरलिज्म अगेन, जैसा मैंने आपको यहां फेडरल को समझाने के लिए बताया था, वही है ये। फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is a type of government in which power is decentralized between central government and its constituent units like state government, local self government or any other form of government. So federalism या संघवाद इस तरह की सरकार है जिसमें शक्तियों का समान रूप से वितरण किया जाता है। केंद्रीय सरकार के पास शक्तियां रहती हैं, राज्य सरकार को कुछ शक्तियां दी जाती हैं, स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां दी जाती हैं। तो फेडरलिज्म अगेन लास्ट में मैं बता दूं, फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। संघवाद उस प्रकार की सरकार है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया जाता है, शक्तियों को समान रूप से बंटवारा किया जाता है। ये मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। यहां पर आप क्वेश्चन भी लिख लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, या संघवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। दूसरा है द सेकेंड पार्ट इज, ये फर्स्ट पार्ट था, आप उसको उठाएंगे, ये मैंने बात की थी मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। तो पहला मैंने आपको डिफाइन किया है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आप देखेंगे, सबसे पहले जो मैंने 6 की लिस्ट बनाई थी 6 पार्ट्स की, उसमें से जो सिक्स्थ है, सेकंड पार्ट है, उसमें है मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या संघवाद की मुख्य विशेषताएं। ये विशेषताएं भी इस बात पर जोर देंगी कि हमें फेडरलिज्म समझ में आए। देखिएगा, सबसे पहला, इसको सीक्वेंस से समझना है। सबसे पहला है कि जो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके 2 और मोर देन 2 लेवल होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो लेवल कितने हो गए? 2। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल हो गए 3। तो 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो स्तर है 2 या 2 से ज्यादा, 2 या
2 से ज्यादा हम कह सकते हैं। दूसरी बात जो है, ये मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि एक सीक्वेंस बन जाए, आपको साथ के साथ अभी की अभी याद हो जाए। और ये क्वेश्चन बनेगा, राइट डाउन द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की मुख्य विशेषताएं बताएं। दूसरा देखें, जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन, ये जो 2 और 2 से ज्यादा लेवल हैं, ये जो 2 और 2 से ज्यादा लेवल हैं, इनकी प्रत्येक की अपनी जुरिडिक्शन होती है। न्याय करने का अधिकार होता है, मतलब कि इनको कुछ शक्तियां दी जाती हैं जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक जुरिडिक्शन है, वो कुछ विषय है, सब्जेक्ट्स हैं, उन पे केवल वही कानून बनाते हैं, वही पॉलिसीज बनाते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का है अपना जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन वो क्षेत्र होता है जिस पर किसी को निर्णय लेने का अधिकार हो। तो ये जो 2 और मोर देन 2 लेवल है, इनकी अपनी जुरिडिक्शन होती है। न्याय लेने का अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार होता है। इसी के कंटेक्स्ट में तीसरा है, ये जो जुरिडिक्शन है, ये जो न्याय देने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड होता है। मतलब ये नहीं कि अपने आप इन लोगों ने परिभाषाएं बना दी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोविजन दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि आपको ये अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के तहत आप अपने जुरिडिक्शन में आने वाले विषयों पर स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, आपके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर वेरी वेल अवेयर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर इन आवर कंट्री। Whatever is written in the constitution, we have to follow it. Even the constitution limits the power of the government. Government cannot exploit their citizens. Means certain limits are there of government also. So you can say ये जो jurisdiction है, तो 2 से 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं, और प्रत्येक लेवल का अपना जुरिडिक्शन होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड होता है, यानी कि वो उनके संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा दिया गया जो भी उनका जुरिडिक्शन है, जो भी उनका न्याय करने का अधिकार है, जो भी उनका निर्णय लेने का अधिकार है, वो सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। तो उनके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। 1 2 3। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गारंटेड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दिया है, तो इन अधिकारों को इट कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली, इनको बदला नहीं जा सकता। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है कि ये जो 2 या 2 से ज्यादा लेवल है फेडरलिज्म गवर्नमेंट में, उनका जो जुरिडिक्शन है, उनका जो न्याय और डिसीजन लेने का जो क्षेत्र है, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, संविधान द्वारा दिया गया है, और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। कोई चाहे गवर्नमेंट में बैठ करके किसी तरह बैठ के उसमें चेंज कर दे, नहीं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको यह अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, उसकी व्याख्या करे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसका ये मतलब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसका जुडिशरी के पास राइट है कि वो उसको इंटरप्रेट करे। और जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज करके पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जुडिशरी के पास ये राइट है कि वो उसको एक्सप्लेन करे। तो इंटरप्रिटेशन का राइट दिया गया है जुडिशरी को। फिर से देखें, 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं, प्रत्येक लेवल का अपना जुडिक्शन होता है। सभी जो जुडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, इसलिए उनको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करने का या उसकी व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल जुडिशरी को है। उसके बाद है कि उनका रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू,
टैक्स, रेवेन्यू, किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती, तो राजस्व का स्रोत निर्धारित है, स्रोत है राजस्व का। क्या मतलब हुआ कि पावर तो दे दी, जुडिक्शन तो दे दिया, लेकिन जब किसी कार्य को करना होता है, सड़कें बनवानी है या फिर कोई और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वर्क है, उसके लिए पैसा चाहिए, गलियों को पक्का करवाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, उस सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कर दिया गया कि ये रिवेन्यू सिस्टम है। जैसे आपने अब जीएसटी का देखा, सेंट्रल का अलग जीएसटी है ना, और उसके बाद स्टेट का अलग जीएसटी, तो उस टैक्स के पैसे को पहले बता दिया गया है कि आप यहां से इस्तेमाल करेंगे, ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके बाद इन सब का ये जो फीचर्स हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। मैं शायद इनको ऊपर ले देता हूं, ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये नीचे ना आ रहा हो, मैं बता दूं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का स्रोत। उससे पहले जो पांचवा है वो जुडिशरी का है, न्यायपालिका, तो आप देख लेना, बुक में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो 6 है, जो 6 पार्ट है, जो फीचर का मेन 6 पार्ट है, उसकी तरफ ध्यान देंगे आप। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सॉरी 7, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला कि कंट्री की यूनिटी को, कंट्री की एकता को सेफगार्ड करना है और प्रमोट करना है, यूनिटी रहे, ठीक है, डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना। उसके बाद दूसरा क्या है कि कंट्री में जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, सामाजिक भिन्नताएं, लिख लेना हिंदी में आप, सामाजिक भिन्नताएं हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट करनी है कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये 6 फीचर्स मैंने आपके 7 फीचर्स मैंने आपके सामने फेडरलिज्म के रखी हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता, बड़ा आसान है। पहला, फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं। प्रत्येक, सेकंड बात, प्रत्येक लेवल का अपना जुडिक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। उस जुडिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। तीसरा है, चौथा है कि उसको यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद पांचवा है, जुडिशरी के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। जुडिशरी के पास पावर है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी व्याख्या करे। उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू, किसी भी कार्य को करने के लिए पैसा चाहिए होता है। फेडरलिज्म की प्रत्येक यूनिट को, संघवाद की प्रत्येक इकाई को पैसे की आवश्यकता होती कार्य करने के लिए, तो वो स्पेसिफाइड किया हुआ है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद है इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके 2 लक्ष्य रखे गए हैं। एक तो यूनिटी को सेफगार्ड और प्रमोट करेंगे, उसके अलावा जो सोशल डिफरेंसेस है उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो 6 विशेषताएं हैं। उसके बाद जब मैंने शुरू में आपको पॉइंट्स बताए थे, उसमें जो 3rd पॉइंट था, आप चेक करेंगे पीछे आपने लिखा होगा कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म या संघवाद के प्रकार, कि संघवाद कितनी तरह का होता है। देखिए, टाइप्स की बात करते हैं तो एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब क्या है कि हिंदी में क्या कहेंगे, दोनों को एक साथ महासंघ, एक साथ महासंघ इसमें आ रहा है, इसमें का गठन किया। इसके बाद इसको देखेंगे आप, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किसी भी कंट्री को कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है।
जैसे हमारे देश को पहले 29 राज्य थे, 29 स्टेट्स थे, 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी लोगों तक गवर्नमेंट की पॉलिसी का बेनिफिट पहुंचाने के लिए उनको टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। जब ये सभी टुकड़े अपनी मर्जी से उठ करके आकर के बिगर यूनिट को बनाते हैं, जैसे अमेरिका में करीबन 50 देश हैं, उन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर के कहा कि हम बड़ा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मींस coming together federation is a type of federation in which all the state units of a country comes together to form a bigger unit। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आ जाएगा यूएसए, उसके अलावा इसमें आ जाएगा आपका एक कंट्री का नाम और बताऊंगा मैं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या होता है ये देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे जो स्टेट हैं कंट्री के, ये इकट्ठे आकर के इधर जा रहे हैं, ऐसे आकर के ये लोग एक बड़ी यूनिट को बनाते हैं, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक साथ महासंघ आ रहा है। उसके बाद है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे ये आपका मेन कंट्री है, वो स्टेट्स को होल्ड करता है, ऐसे आ रहा है, जिसमें है इंडिया। इसको मैं डिफाइन कर दूं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज अ काइंड ऑफ फेडरेशन इन विच द बिगर यूनिट कंट्रोल द डिफरेंट स्टेट्स। यस, इनमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। इसमें सभी स्टेट्स की इक्वल पावर होती है, सभी राज्यों की शक्तियां इक्वल होती हैं, ये मुख्य इसका डिफरेंस है। और होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, उसके पास ज्यादा पावर्स होती है। हालांकि फेडरेशन है, पावर्स तो स्टेट के पास भी है, लेकिन केंद्रीय सरकार के पास ज्यादा पावर होती है। यू विल कम टू नो व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट इंडिया कि हाउ इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। इन कमिंग पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि संघवाद के कितने प्रकार होते हैं। टेल द टाइप्स ऑफ फेडरेशन। इसमें आप लिखेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये एक पार्ट है। मुझे लगता है कि पिछली वीडियो में मैंने देखा कि वीडियो कुछ बड़ी बन गई, मुझे भी अपलोडिंग में दिक्कत आई, थोड़ा बॉर्डम सा क्रिएट हो जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि 3-3 पॉइंट्स को इकट्ठा लिया जाए। यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स को लिया है। पहले में मैंने फेडरलिज्म को डिफाइन किया है कि संघवाद असल में होता क्या है। उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यूनिटेरी और फेडरल शब्द को लिया था। यूनिटेरी पावर इज सेंट्रलाइज्ड, फेडरल पावर इज डिवाइडेड। उसके बाद मैंने फीचर्स लिए। फीचर्स का बड़ा आसान सा फंडा बताया, 2 या 2 से ज्यादा यूनिट होते हैं, सबका जुडिक्शन होता है, जुडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया था, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। जुडिशरी को पावर होती है, रेवेन्यू सिस्टम फिक्स होता है और उसके अलावा ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट लिया है वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर। एक साथ महासंघ आ रहा है, एक साथ महासंघ का गठन किया गया। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी पावर इक्वल होती है, ये मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है? द पावर ऑफ ऑल द स्टेट्स इक्वल, द पावर इज डिवाइडेड इक्वली। बट इन होल्डिंग टुगेदर, जो एक साथ महासंघ आ रहा है या गठन किया गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। So this was the very first part of chapter federalism. I will come again with the second part very soon. You just please comment, share and subscribe. See why I am repeating it again. I am repeating it again and again कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन पे आप अगर टिक कर देंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा तुरंत, तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर टोटली फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट, आई विल नॉट माइंड एनीथिंग, आई एम रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। एंड सी 3 पॉइंट्स
from my side is very much clear. You just go through the book within 48 hours and wait for the second part. This is the first part of chapter Federalism. So तब तक आप घर पर रहें, सेफ रहें. धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. और सेकंड पार्ट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.